हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विवेकानंद सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज से एक नया चैप्टर पॉलिनोमियल हमारा स्टार्ट होगा। पॉलिनोमियल मतलब कि बहुपद। बहुपद में क्या क्या करना है? लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण करनी है, द्विघात समीकरण करनी है। थोड़ा सा डिटेल में मैं लिख देता हूँ। अच्छा, आज डे 1 आपकी पहली क्लास, लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। इट्स डे 1। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे बहुपद के अंदर? पहले तो बहुपद, और फिर आपका बहुपद के अंदर एक आएगा रेखिक समीकरण, माने कि लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण। और एक पढ़ेंगे आप द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के जितने भी पार्ट हैं वो सारे के सारे पार्ट हम इसके अंदर करेंगे। क्या क्या पार्ट होते हैं? एक तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। दूसरा होता है मूलों वाली द्विघात समीकरण ज्ञात करना, मतलब आप मूल आपको पता होंगे, द्विघात समीकरण निकालनी होगी। विवेचक ज्ञात करना, डिस्क्रिमिनेंट, 3 हो गए। चौथा मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड करना। फिर उसके बाद पांचवा आपके पास मूलों के द्विघात समीकरण के गुणांकों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स। जब पढ़ते जाएंगे उसके साथ में अपन लिखते जाएंगे, अभी जस्ट वर्बली बता रहा हूँ। दो चीजें ये हैं, बहुपद को ही आगे जाकर के अलजेब्रा कन्वर्ट कर देते हैं, अलजेब्रा कह देते हैं, है ना। बीज गणित, ये बीज गणित के ही पार्ट्स हैं सारे के सारे। स्पेशली बीज गणित का मतलब ये है कि इसके अंदर आप आइडेंटिटी यूज करेंगे, सारी की सारी आइडेंटिटी, सर्व समीकाएं यूज होंगी। और जब सर्व समीकाएं यूज होती हैं तो हम इस चैप्टर को अलजेब्रा के नाम से बुलाने लग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलजेब्रा नहीं है, ये भी अलजेब्रा ही है, बीज गणित ही है ना। तो ये तीन चीजें इसके अंदर चलेगी, छोटा पार्ट, बड़ा पार्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट। जो क्वेश्चन बनने लायक होते हैं ना, वो इसे अलजेब्रा वाले आइडेंटिटी वाले पार्ट में से होते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब, प्लस में माइनस में, ए प्लस बी प्लस सी, तीन आ जाएंगी आपके पास वेरिएबल, उसकी पावर 3 हो जाएगी, तो खूब सारी आइडेंटिटीज होंगी। ये वाला पार्ट वाकई बहुत अच्छा होता है और पूछने लायक भी होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पार्ट में से, द्विघात समीकरण वाले पार्ट में से आपसे जनरली मूल उसके दे देता है, रूट्स आप गिवन होते हैं, जीरोस जिसको कहते हैं वो हमें गिवन होते हैं, और इक्वेशन फाइंड करनी होती है। ऐसा क्वेश्चन जनरली हमसे पूछा जाता है ना। तो अभी हम हमारे इस वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और वेट अ मिनट, बहुपद से पहले एक टर्म और आती है, उस टर्म को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ERESSION, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले जो पढ़ने का होता है बीजीय व्यंजक होता है। इस बीजीय व्यंजक पे अगर आप कोई कंडीशन लगा दोगे तो कंडीशन लगने के बाद ये कहलाता है बहुपद, माने कि पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल पे अगर आप कोई कंडीशन लगा दोगे तो फिर ये बन जाएगा समीकरण। ठीक है, समीकरण में ही फिर हमारी रेखिक और द्विघात समीकरण आती है। तो ठीक है, चलता है था। अब ये है क्या चीज आखिरकार, इस बीजीय व्यंजक और बहुपद में डिफरेंस क्या है? तो देखो, अगर आपके पास चर और अचर को मिला करके, जोड़ के, घटा करके, गुणा करके, भाग करके कोई भी टर्म्स बना रखी हो तो उसको कहते हैं बीजीय व्यंजक। चर और अचर दो शब्द मैंने कहे हैं। चर अचर मतलब हो गया वेरिएबल एंड कांस्टेंट, मतलब कि वेरिएबल कोई सा भी हो सकता है, एक्स वाई जेड पी क्यू एल एम, आप जो माने उसको चर कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल, है ना। और कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब अचर, मतलब निश्चित संख्याएं जो होती है ना, मतलब नंबर्स जो भी होते हैं उन सभी को कांस्टेंट कहते हैं। जैसे हो गया 3 -7/2, 4 5/6, ये सब क्या है? वेरिएबल है, सॉरी कांस्टेंट है, अचर है, कांस्टेंट।
इनको मिला करके कुछ टर्म्स बनाना, उसी को कहते हैं बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी पावर्स कैसी भी हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि अगर आप बीजीय व्यंजक बना रहे हैं तो क्या कहलाएगा, अचर व चर को मिलाकर लिखा गया रूप। कैसे, जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस वन प्लस a2 x की पावर n माइनस टू, और इस तरह से बहुत सारी टर्म्स आपने लिख दी। तो ये वाला तो a0 a1 a2 a3 ये तो हो गया आपके पास कांस्टेंट, a0 a1 a2, और ये जितने भी होंगे ये तो हो गया आपके पास कांस्टेंट, कांस्टेंट माने कि अचर। और ये जो आपके पास x बच गया, ये x में बीजीय व्यंजक है क्योंकि सारे x हैं। जरूरी नहीं सारे x हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, x y दोनों गुणा के भी आ सकते हैं, एक्स वाई जेड 3 गुणा होके भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकता है। एक्स की पावर पॉजिटिव हो सकती है, वाई की पावर नेगेटिव हो सकती है, एक्स बटा वाई हो सकता है। जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं वो भी अपन देखेंगे, और ये आपके पास कहलाता है चर। तो ये इसका जनरल फॉर्म है ना। कहाँ तक जाएगा, मर्जी पड़े जितने लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अपन ऐसे लिख सकते हैं 3x² माइनस 9x³ प्लस इस वाले को माइनस माइनस 3√x। यहाँ x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 1/2 या x अंडर रूट में लिखा है। तो ये आपके पास क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1/x² प्लस 1/x³। अगर इन नंबर को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो इसकी पावर -2 हो जाएगी, इसकी पावर -3 हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। और देखिए 2 एग्जाम्पल तो ये हो गए। और कैसे लिखा जा सकता है, इस तरह से लिखा जा सकता है जैसे 1/x² माइनस y² प्लस z³। ये आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में अपने पास 1 2 3 तीन अचर है, सॉरी 3 चर है, वेरिएबल है। तो इसमें पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तीनों के तीनों अगर एक साथ ऊपर जाएंगे, अलग अलग तो जा नहीं सकते, अब तो पूरी एक टर्म है। तो ये जब पूरा का पूरा एक साथ ऊपर जाता है तो पूरे की होल पावर बन जाता है -1। ये आपके पास बहुपद कहलाता है, सॉरी बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब अगर इसके अंदर एक कंडीशन लगा दी जाए कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें, एक मिनट रुकिएगा, आवाज क्लियर है, हाँ चल रहा है, ठीक है, ओके। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हैंग हो गया। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात आपके पास धनात्मक पूर्णांक होती है, पॉजिटिव इंटीजर होती है, वो पूरा का पूरा आपके पास क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। मतलब कि आपके पास जितने भी वेरिएबल आएंगे, जितने भी चर आएंगे, सबकी घात पॉजिटिव होनी चाहिए
और इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए, पूर्णांक के रूप में, यानी कि पूरी पूरी संख्या हो, 1 4 6 9 8 18 12 13 जितनी भी हो, पर पूरी पूरी होनी चाहिए। तो फिर वो आपके पास बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। जितने भी बहुपद हैं वो सारे के सारे बीजीय व्यंजक होते ही हैं, लेकिन सारे बीजीय व्यंजक बहुपद हो जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या हो गया यार, हैंग हो गया, वेट अ मिनट। होने से पहले ही गड़बड़ कर दी। एक मिनट वेट कीजिए, हैंग की प्रॉब्लम आ गई। Hey, wait a minute, wait a minute. ओके, तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है आपके पास। अब धनात्मक पूर्णांक का मतलब ऐसा है कि आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि 3x² प्लस 5x माइनस 6। आपके पास वेरिएबल है, इसमें चर कौन सा है? चर का मान है x। आपके पास अचर कौन सा है? अचर आपके पास है 3 है, 5 है, और लास्ट वाला अगर ध्यान से देखो तो आपको विद साइन बताना होता है, तो कितना होगा? माइनस का 6 होगा। इसमें अगर x का मान रखते जाएंगे तो इस वाले पूरे पद की वैल्यू बदलती जाती है, तो ये आपके पास वैल्यू चेंज होगी, इस वाली पूरी टर्म की वैल्यू बदलती जाएगी। यहां भी अगर मैं x की वैल्यू रखूं तो इस पूरी टर्म की वैल्यू बदलती जाएगी। x की जगह 2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 रखेंगे 15 हो जाएगा, 4 रखेंगे 20 हो जाएगा, 6 रखेंगे 30 हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो x है ही नहीं। जब x है ही नहीं तो इस वाली टर्म की वैल्यू नहीं बदलेगी। नहीं बदलेगी तो इस लास्ट वाले जिसमें केवल नंबर लिखा होता है, इसको अचर पद कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं।
ओके, इसके इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे हैं, ये पढ़ाने नहीं दे रहा है, कुछ अपशगुन हो गया है क्या? अच्छा हाँ, अपन ने शुरुआत ही ऐसे करी है, प्रभु का नाम तो लेते कम से कम, भगवान का नाम तो लिया ही नहीं। चलो, जय श्री गणेश जी महाराज, अब सब सही करना, और जय माँ सरस्वती। प्रभु की आराधना किए बिना आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जो देने वाला है कम से कम उसका तो ध्यान रखें। अरे, ये तो पुराने वाले पे वापस आ गया। चलो वापस से बता देता हूँ, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात आपके पास धनात्मक पूर्णांक के रूप में होती है, वो सारे के सारे आपके पास, वो सभी बीजीय व्यंजक आपके पास बहुपद कहलाते हैं। इसका मतलब हुआ, अगर आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x-6, तो यहाँ पे जो x है वो आपके पास चर कहलाता है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर से क्या गुणा हो रहा है, तो 1, 3 और -6, ये होते हैं कांस्टेंट, मतलब होते हैं अचर। और इस पर्टिकुलर -6 की बात करें तो ये आपके पास कहलाता है अचर पद। क्या कहलाता है? कांस्टेंट टर्म, अचर पद। ऐसे ही इसके अंदर 1, 2 और 3 कितने पद हैं? 3 पद हैं, पर इन दो पदों की, इन दो टर्म्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। आप x की वैल्यू पुट करेंगे, टर्म की वैल्यू बदलती जाएगी, पर ये वाला चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है 6x² माइनस 8x³ प्लस 6x4, तो यहां पर भी आपके पास सारी की सारी पावर्स पूरी पूरी फॉर्म में है, तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा? एक बहुपद कहलाएगा। और अगर ऐसे लिखा हो x² प्लस या -3y² प्लस कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया लगता है, आज बोर्ड शुरू से ही चल रहा है। 4z³ अब यहां पर आपके पास चर, वेरिएबल कौन कौन से हैं? x है, y है और z है। अचर कौन 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 से हैं? अचर x² का गुणांक कितना है? 1। y² का गुणांक कितना है? -3। z³ का गुणांक कितना है? 4। तो कांस्टेंट आपके पास ये वाले नंबर्स हैं, और इन्हें, इन चर से जो भी गुणा होता है वो उसका गुणांक कहलाता है, उसका कॉफिशिएंट कहलाता है। z³ का कॉफिशिएंट, z³ का गुणांक, y² का कॉफिशिएंट विद साइन होता है, चिन्ह सहित गिना जाता है, -3। x² का कॉफिशिएंट, x² का गुणांक 1। ये सारे के सारे इस फॉर्म में, तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। अगर आप बहुपद में बराबर 0 कर देंगे तो वहां से आप x का मान जो है वो आप आसानी से निकाल सकते हो, तो वो आपके पास बन जाता है समीकरण। अगर आपको, अगर आपको समीकरण निकालनी है, तो समीकरण क्या है आपके पास? जो भी आपका बहुपद है, जो भी आपका बहुपद हो, उसको बराबर 0 के रखेंगे, तो फिर ये आपके पास क्या बन जाता है? समीकरण कहलाता है। ठीक, अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपन यहाँ से एक बार देखते हैं, मैं लिखता जाता हूँ, अपन उसमें से सेपरेट सेपरेट करके केवल पॉलिनोमियल कौन सा है, मतलब बहुपद कौन सा है, बीजीय व्यंजक कौन सा है, समीकरण कौन सा है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल से यहाँ पर देखते हैं, है ना। फिर उसमें चर कितने हैं, उसकी घात के बारे में बात करेंगे। अच्छा, घात में यहीं पे बता देता हूँ, उसकी पावर, बहुपद में उपस्थित जो भी चर होता है उसकी अधिकतम घात ही उसकी बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर आपके पास चर x है, x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये आपके पास द्विघातीय बहुपद है, सबसे बड़ी पावर 2 है। यहाँ पर आपके पास x चर है, x की सबसे बड़ी घात 4 है, तो इस 4 घात का बाई क्वाड्रेटिक, 4 घात का बहुपद है।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3 है। तो इस बहुपद की पावर कितनी होगी? 3 होगी। समीकरण के बराबर रख देते हैं, ऐसा हो जाता है। अब आपके पास जैसे लिखा हुआ है एक्स प्लस 3yz प्लस 4yz और p, इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहां पर आप देखो आपके पास वेरिएबल चर कौन कौन से? एक तो x है, एक y है, एक z है और एक p भी है। ये वाला जो पद है इसकी घात 1 है, इस वाले पद में y की घात 1 और z की घात 1 है, तो टोटल पावर कितनी हो गई? 2 हो गई। y की पावर 1, z की पावर 1, p की पावर 1, टोटल पावर कितनी हो गई? 3। तो आप कह सकते हो इस बहुपद की घात कितनी है? 3 है। और इसमें कितने चर हैं? 4 चर हैं। अब इनको आइडेंटिफाई करने की एक बार आप कोशिश करना कि कौन सा वाला बहुपद है और कौन सा वाला बीजीय व्यंजक है। अगर आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 6, कौन सा वाला बहुपद है और कौन सा वाला बीजीय व्यंजक है? अगर बहुपद नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका कारण भी देखना पड़ेगा। 1/3y² माइनस 4y, एक्स प्लस 2y प्लस 6z स्क्वायर क्यूब। अगला 3x² प्लस 5x प्लस 6, 2x³ माइनस 3x रेज 3/2 माइनस 7। अगला लिखा हुआ है √x माइनस 1/√x प्लस 12। यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, एग्जाम्पल्स के बारे में समझते हैं। इस पूरे के अंदर x की घात है 2, लेकिन ये वाला जो x² है ये बटे में चला गया, तो जब आप इसको ऊपर लेकर जाओगे तो इसकी पावर -2 हो जाएगी। और हमने कहा था कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो इस वाले की वजह से ये बहुपद नहीं है, लेकिन ये क्या है? बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। फिर आगे बढ़े, यहां पर तो ये पूरा का पूरा ही बटे में आ गया। जब ये पूरी टर्म ऊपर जाएगी तो इस पूरे की होल पावर माइनस लग जाएगी, और -1 होते ये क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। और आगे बढ़े, x की पावर 1, y की पावर 2, z की पावर 3, सभी धनात्मक है, तो ये आपके पास क्या है? पॉलिनोमियल है। ये वाला कहलाएगा आपके पास बहुपद। यहाँ पे भी x की पावर 2, x की पावर 1 है, तो सब धनात्मक, धनात्मक है, तो फिर ये वाला भी क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। x की पावर 3, x की पावर 3/2 और -7, x की पावर पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये फ्रैक्शन में आ गया, इस वजह से ये वाला क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। और लास्ट वाले को अगर चेक कर तो लास्ट वाले के साथ भी यही समस्या है कि इसकी पावर अंडरवुड में आने की वजह से ये वाला भी आपके पास क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक। अब व्यंजक के ऊपर आगे बढ़ते हैं कि व्यंजक के मामले में हमें और करना क्या क्या है। तो जो भी हमारा सॉरी व्यंजक क्या, बहुपद, बहुपद के लिए हमें और करना क्या क्या है? बहुपद पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। इस बहुपद में, इस पॉलिनोमियल में सबसे पहले तो जो शब्द आता है वो होता है घात, पावर। ठीक है, क्या होता है? बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात, अधिकतम
घात बहुपद की घात कहलाती है। दूसरा अपने पास होता है गुणांक। गुणांक मतलब कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट जो भी आपका बहुपद है उसमें जो भी चर होगा उस चर के साथ जो भी गुणा होता है वही उसका गुणांक कहलाता है। चर से गुणा हुई संख्या, चर से गुणा हुई संख्या गुणांक कहलाती है। गुणांक कहलाती है। अभी ये जो भी कर रहे हैं ना ये सब एग्जाम्पल से लिखेंगे, तो एक एक चीज लिखेंगे हर उसके बारे में, हर एग्जाम्पल के बारे में लिखें। गुणांक के बाद अगली चीज आती है अपने पास, जैसे चर की घात तो आपने लिख दी। अब घात अलग अलग होगी तो नाम भी अलग अलग से बुलाओगे। अगर चर की घात एक है तो उसको बोलते हैं रेखिक बहुपद। चर की घात दो है तो द्विघात बहुपद। तीन है तो त्रिघात बहुपद। चार है तो बाइक्वाड्रेट या चतुर्घात बहुपद। जितनी घात उतने ही घात का बहुपद। तो पहला होता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद चर की घात कितनी होनी चाहिए? चर की घात कितनी होनी चाहिए? एक। तो फिर ये कहलाता है आपके पास रेखिक बहुपद। जैसे 7x+4, जैसे 6y-3/2, जैसे 2x-4y+6z। x की घात एक है, y की घात अगले पद में एक है, z की घात अगले पद में एक है। ये सब रेखिक बहुपद है क्योंकि घात एक ही होनी चाहिए और बाकी किसी में फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए कि एक में एक दे दी बाकी में आपने 1.5 लगा दिया, 2.5 लगा दिया, 2.5 लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। केवल घात एक ही होगी रेखिक बहुपद। तो फिर द्विघात बहुपद क्या कहोगे आप? द्विघात बहुपद ये रेखिक मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है ना। लीनियर पॉलिनोमियल। थोड़ा तुतलाने और हकलाने लग गए ज्यादा बोलने की वजह से। हाँ, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड मतलब दो, ठीक है। द्विघात बहुपद इसमें क्या होगा? चर की घात कितनी होगी? चर की घात कितनी होगी? दो होगी। ऐसे त्रिघात बहुपद होगा तो तीन, चार घात का बहुपद होगा तो चार। तो घात के बारे में पता चल गया। आप किसी भी बहुपद की आप घात ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर उसमें एक टर्म है मतलब एक पद है तो उसको कहते हैं मोनोमियल, एक पदीय। अगर दो पद है तो द्विपदीय, तीन है तो त्रिपदीय। तो जितने पद हैं उतने ही पदों का बहुपद है। जैसे ये द्विपदीय, द्विपदीय है ना, बाइनोमियल। और ये ट्राइनोमियल, तीन पद है तो तीन पदों वाला बहुपद। तो ऐसे इसका नाम है अ, एक पदीय। एक पदीय क्या होगा? मोनोमियल होगा। मोनोमियल मतलब मोनो मतलब सिंगल, और सिंगल होगा तो फिर क्या कहेंगे उसको? जिसमें एक पद हो। अब क्या कहें एक पद हो, सीधा लिख देते हैं। जैसे 7x, जैसे -9y, जैसे 4z, जैसे 6। 6 के साथ में कुछ भी गुणा नहीं हो रहा, ना x है ना y है। इसका मान बदल सकता है x का मान बदलने पे, इसका मान बदल सकता है इसका मान बदलने पे। z की वैल्यू रखते जाओ अलग अलग मान मिलता जाएगा। यहाँ 6 की वैल्यू नहीं बदल सकती, इसलिए इसको अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर बहुपद। तो एक बार मैं इसको यहां से हटा देता हूं। इसमें आएगा, ऐसा नहीं है एक पदीय में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। द्विपदीय, द्विपदीय इसमें क्या होगा?
दो पद होंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा 6x माइनस 3, 4x प्लस 5y, 3x स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर। पावर से फर्क नहीं पड़ेगा, टर्म्स कितनी चाहिए, टर्म्स कितनी होती है, पावर कितनी भी आ सकती है ना। मैं यहाँ 4z 9y क्यूब लिख दूँ, 4z इसके पावर 6 लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी पावर आप 20 लगा लो, इसकी 2 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्म्स प्लस और माइनस से अलग होती हैं, तो 2 पद इसमें है, 2 पद इसमें है और 2 पद इसमें है, तो ये हो गया आपके पास द्विपदीय। ऐसे 3 पद का होगा तो त्रिपदीय हो जाएगा, ट्राइनोमियल। ये ट्राइनोमियल हो गया, यानी x प्लस वाई माइनस जेड, यानी 2x स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4z क्यूब। कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। अच्छा, इसकी घात कितनी है, 1। इसकी घात कितनी है, इसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 3 है, तो ये 3 घात का बहुपद है और 3 पदों का बहुपद है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, y का गुणांक -6, z क्यूब का गुणांक 4। कॉफिशिएंट क्या था, चर से जो भी गुणा होता है। x का गुणांक 4, y का गुणांक 5, x का गुणांक 6, ये तो खुद ही कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 और z की पावर 20 का कॉफिशिएंट यानी उसका गुणांक -4। तो अब गुणांक भी पता चल गया, कॉफिशिएंट के बारे में पता चल गया, घात के बारे में पता चल गया, पद के बारे में पता चल गया। इन सब के बारे में जब पता चल जाता है तो हम इसका नामकरण पद्धति करते हैं, कभी कभी इसको किस नाम से बुला लिया जाता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये बिल्कुल जीरो चीज है, 9th-10th की क्लास में आपको मिल भी जाएगा, और रीट जैसे एग्जाम्स में इसमें से काफी क्वेश्चन पूछ सकता है। रीट में हुआ, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में हुआ, दोनों में पूछा जा सकता है, प्लस कई बार आरआरबी में भी पूछ लिया जाता है, कई बार रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है। तो अब अगर आपके पास जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए कि लिखा है 6x माइनस 2y प्लस जेड स्क्वायर, तो आप इसमें सबसे पहले बताएंगे इसकी घात कितनी है, फिर आप इसमें बताएंगे पद कितने हैं, फिर इसमें आप बताएंगे चर कौन कौन से हैं, फिर आप इसमें बताएंगे अचर पद। तो होगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। अचर पद, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अचर पद अपन ने लिखा नहीं, एक बार मैं यहां पे लिख भी देता हूं। अचर पद, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, इसमें केवल संख्या आती है, जैसे 6, 9, -11, -3/5, ये सब संख्याएं इसके अंदर आती है, ये कांस्टेंट टर्म होती है ना। हाँ भाई, इसके अंदर अगर बात करें तो इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो आप इसकी घात लिखेंगे 2। 1, 2 और 3 कितने पद हैं, 3 पद हैं। वेरिएबल कितने हैं, 1, 2 और 3, 3 चर हैं आपके पास, कौन कौन से हैं, x, y, z, z स्क्वायर मत लिख देना, वो तो घात है। और अचर पद कितने हैं, एक भी नहीं है। सभी में वेरिएबल आ रहा है तो एक भी नहीं है, तो आप इसे ऐसे नाम दे सकते हो, द्विघातीय। मैंने गलती से एक घात लिख दिया, द्विघातीय त्रिपदीय त्रिचरीय त्रिचरीय बहुपद, पॉलिनोमियल। नाम आगे पीछे कैसे भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है, नाम इसका यही रहेगा। 2 घात का 3 पदों वाला 3 चर में ये बहुपद है, ठीक। और यहां से गुणांक अगर लिखना चाहें तो x का गुणांक, y का गुणांक और z स्क्वायर का गुणांक, आप ये चीज यहां से ढूंढकर लिख सकते हैं। अब जरा हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। x का गुणांक कितना है, 6। y का गुणांक कितना है, विद साइन लिया जाता है, चिन्ह सहित लिया जाता है, y का गुणांक कितना है, -2। z स्क्वायर का गुणांक, z स्क्वायर से कुछ भी गुणा नहीं हो रहा, यानी कि 1 गुणा हो रहा है,
तो ये जेड स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, बड़ा आसान सा है, नामकरण पद्धति चल रही है, ऐसा ही समझ के चलिए। जैसे अगर आपके पास ऐसे लिखा होता कि 4x³ -2x + 6, तो अब आप इसके अंदर आप कह सकते हैं कि इसकी घात कितनी है। बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। घात है 3। चर कौन सा है और कितने हैं? एक ही चर है, ये है। पद कितने हैं? पद इसके अंदर 1, 2 और 3 पद हैं, 3। अचर पद कौन सा है? अचर पद, अचर पद है 6। 6 का साइन प्लस में है इसलिए प्लस का 6। x³ का गुणांक, x³ का गुणांक कितना लिख सकते हैं भाई? x³ से क्या गुणा हो रहा है? 4। x का गुणांक कितना है? x का कोफिशिएंट ढूंढो जरा, इसमें कितना है? तो x का गुणांक अपने पास कितना है? -2 विद साइन देना पड़ेगा। और अगर आपको इसका नामकरण करना पड़े तो आप इसको लिख सकते हो त्रिघातीय। एक ही चर है, यहां भी x है, यहां भी x है, और दूसरा इन्हें एक चरीय त्रिपदीय, त्रिपदीय बहुपद। ये आपका इसका नामकरण हो गया। अगर ऐसा होता a + 2ab + 3abc, ये आपके पास लिखा हुआ है। तीसरा एग्जाम्पल अपना, तो इसमें चर कौन सा है? a है, b है और c है। कितने हो गए चर? 3। पद कितने हो गए? पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, +6 भी लिख देता हूं चलो, है ना। पद कितने हो गए? 4 हो गए। अब बात आती है घात की, पावर कितनी होगी? इस पहले वाले की पावर कितनी है? 1, और यहाँ 1 की पावर 1 और b की पावर भी 1, तो टोटल उस पूरे पद की पावर कितनी हो गई? 2। द्विपदीय, a की पावर 1, b की पावर 1, c की पावर 1, टोटल पद टोटल पावर कितनी हो गई? 3। ये वाली हो गई 2, ये वाली हो गई 1। तो आप यहां से कह सकते हो इस बहुपद की घात कितनी है? 3 है। इसको ध्यान रखिएगा। इसका नामकरण कैसे करेंगे? इसको कितने चर हैं भाई? 3 चर हैं। त्रिचरीय, ठीक है। पद कितने हैं? 4 पदीय, चतुर्पदीय भी लिख सकते हैं ना, जैसा भी लिखा आएगा ऑप्शन में देख लेंगे। चतुर्पदीय त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, ये इसका नाम हो। अब बताइए भाई, अब कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप गुणांक भी पता कर सकते हैं। अच्छा, गुणांक में यहाँ खाली a का गुणांक नहीं है या b का गुणांक नहीं है। अगर ऐसे कहें तो b का गुणांक 2a हो गया, a का गुणांक 2b हो गया, c का गुणांक 3ab हो गया, b का गुणांक 3ac हो गया और c का गुणांक 3ab हो गया। इस तरह से। इसमें अचर पद कौन सा है? अचर पद, क्या इसमें अचर पद है? हाँ बिल्कुल, एक संख्या दिखाई दे रही है, इसलिए ये वाला हमारे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म है। इस पद का मान कभी नहीं बदल सकता, इसलिए हम इसको अचर पद कहते हैं। एक शब्द होता है अचर बहुपद, इसको आप ध्यान रखिएगा और नोट करके लिखिएगा। जैसे ये आपके पास एक अचर बहुपद है, संख्या लिखिए 6, तो इसकी घात कितनी होती है? इसकी घात है 0। अब आप कहेंगे घात 0 कैसे होगी? इसको तो 6 की पावर 1 लिखा जा सकता है। अब हमने क्या कहा था? घात क्या होती है? बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात, ये तो अचर है। यानी आप इस 6 को कैसे लिख सकते हो? 6 × x⁻0। अब x चर हो गया और किसी भी संख्या की घात 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसकी घात कितनी आएगी आपके पास? 1, सॉरी 0। तो अचर बहुपद की घात हमेशा 0 होती है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने x की फॉर्म में लिखा है, आप y की फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप z की फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, पर याद क्या रखना है ये ध्यान रखिएगा। अचर बहुपद की घात, अचर बहुपद की घात 0 होती है।
अचर बहुपद की घात कितनी होती है? शून्य होती है। ये नोट रखना है, ये याद रखना है। एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 0 1 2 3, जनरली आंसर एक आ जाता है, जनरली आंसर एक आ जाता है। पर ध्यान रखिएगा, नहीं, वो एक तो अचर की पावर है, बहुपद की पावर तो क्या होती है? उसमें उपस्थित चर की घात, और इसमें कोई भी चर नहीं है, तो चर की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है किसी भी संख्या की पावर 0, और इस बहुपद की घात हो गई 0। अब ये जो भी हमने पढ़ा है ना, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, फिर इसके एमसीक्यूज करते हैं। पहला सवाल, निम्न में से बहुपद है, मतलब आपको ये बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, और इस अंडरवुड एक्स ने गड़बड़ कर दी, इसलिए ये वाला तो बहुपद नहीं है। दूसरे वाले में भी x की पावर 2 जो है नीचे आ गया, अगर ये ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगी, और -2 होते ही गड़बड़ हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, इसने गड़बड़ कर दी। यहां देखो ये x इस अंडरवुड के अंदर आ रहा है, इसलिए इसने भी गड़बड़ कर दी। ये एकमात्र है जो इसका बहुपद रूप में है। दूसरे पे आ जाओ, इसमें से कौन सा बहुपद है ये वाला फिर बताना है। ये देखो बटे में आ गया, गड़बड़ कर डाली, ये अंडरवुड में आ गया, इसने गड़बड़ कर डाली, और इधर x की पावर 2/3 है, पूर्णांक रूप, धनात्मक पूर्णांक के रूप में होनी चाहिए, इसने गड़बड़ फैला रखी है, इस वजह से ये भी नहीं है, एक ही बच गया। अब ये ध्यान रखना, संख्या पे अंडरवुड आ सकता है, वेरिएबल पे नहीं आना चाहिए, चर की घात नहीं होनी चाहिए। देखो चर की घात तो पूरी पूरी है एक, अंडरवुड में तो संख्या है, संख्या तो कैसी भी हो सकती है कांस्टेंट, इसलिए ये वाला बहुपद हमारा है। दूसरा वाले बाकी 3 हमारे बहुपद नहीं है। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, अब इसे आप पढ़िए और करके बताइए। सही से पढ़ लेना, इस बार मना कर रहा है वो कि नहीं है, इस बार वो मना कर रहा है कि कौन सा वाला नहीं है, ठीक। निम्न में से बहुपद नहीं है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, ये तो पॉलिनोमियल है, x की पावर 1 पॉलिनोमियल है, अचर बहुपद है, ये वाला अचर बहुपद है, ये बटे में आ गया, और बटे में आने की वजह से जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, और ये वाला आपका बहुपद नहीं है। अगले में आओ, वापस क्या कहता है? बहुपद नहीं है, 0 आ रहा है, शून्य बहुपद हो गया, शून्य बहुपद हो गया, पावर 1 है, बहुपद है, पावर 2 है, बहुपद है, इसने पावर में गड़बड़ कर दी, इसलिए ये वाला आपका बहुपद नहीं हो सकता, ये वाला बहुपद नहीं है। ये अभी थोड़ी देर पहले नोट करके लिखा था, अब जरा आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। अचर बहुपद की घात कितनी होती है? शून्य होती है। देखो 0 के साथ में 1 भी लिखा हुआ है, ध्यान से रखिएगा, है ना। अचर बहुपद की घात कितनी होती है? हमेशा शून्य होती है। ये अगला सवाल, और इसमें से आप ढूंढ के बताइए कौन सा अचर बहुपद है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए यहाँ पद का मान बदल जाएगा, x है, यहाँ पद का मान बदल जाएगा, ये भी आपके पास है, यहाँ भी x की वैल्यू है, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, पहली बात तो, पहली बात तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, बहुपद ही नहीं है, ये तो बहुपद ही नहीं है, बहुपद ही नहीं है। और वो तो पूछ रहा है अचर बहुपद है, तो ये तो वैसे ही हट गया, दूर ही हो गया। ये देखो, अचर सिर्फ एक संख्या जो होती है उसी को कहते हैं अचर बहुपद, और इसका मान कभी बदल नहीं सकता, 14 में थोड़ा भी कम करोगे तो वो 14 नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, इसलिए यही वाला हमारा अचर बहुपद है। अगला आ जाओ, रेखिक बहुपद। रेखिक क्या था? रेखिक बहुपद है जिसमें घात कितनी होती है? 1 होती है, x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 2 आने की वजह से द्विघातीय बहुपद हो गया, x की पावर 2 आने की वजह से ये भी द्विघातीय बहुपद हो गया, x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, यही हमारा रेखिक बहुपद है। इसमें तो पावर 4 आ गई, बड़ी से बड़ी पावर 4 है, तो 4 घात का बहुपद हो गया, 4 घात का बहुपद हो गया। अगले पे आ जाओ। हाँ, ये थोड़ा सा अलग है, इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। बहुपद में शून्यकों की संख्या,
शून्यक क्या होता है आपके पास? शून्यक का मतलब होता है जितनी घात होती है, जितनी घात होती है उतने ही हल, मूल, शून्यक या जीरोज होते हैं। शून्य का मतलब है एक ऐसा मान जो हम यहाँ पर रखें तो इस पूरे की वैल्यू आपके पास जीरो हो जाए, वो इसका शून्य कहलाता है। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ये एक समीकरण है। समीकरण भी बहुपदी होती है, मतलब इस पूरे को आपको हल करना पड़ेगा और हल करने के बाद आपको पता करना पड़ेगा कि इसके शून्य कौन कौन से हैं। तो इसमें आपके पास चर की घात कितनी है, अधिकतम 2 है, तो इसके कितने शून्यक निकलेंगे, इसके 2 शून्यक निकलेंगे। 3x² प्लस 2x-1 इक्वल टू 0 समीकरण बनी। समीकरण में आप x का मान निकालेंगे और x का जो भी मान आएगा जब आप यहाँ पर रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा। मतलब उस पूरे को हल करके चर के ऐसे मान निकालना जो उस पूरे को 0 कर दे, वो आपके पास क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। इस पूरे को हल करके x के मान निकालना, वो मान इसको 0 बना देंगे, वो इसका शून्यक कहलाएगा। और जितनी पावर होती है उतने ही शून्यक निकलते हैं, जितनी घात होती है उतने ही हल निकलते हैं, मूल निकलते हैं, शून्यक निकलते हैं। तो x की घात कितनी है, 2 है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2 होंगे। अब ये कहता है इस बहुपद का एक शून्यांक है, शून्यांक नहीं, शून्यक है, शून्यक। बोलता है इनमें से कौन सा एक शून्यक है। अगर शून्यक है, अगर शून्यक है तो इसको, मतलब बहुपद को, इसको मतलब बहुपद को शून्य बना देगा। अगर इसका शून्यक है तो इसको शून्य बना देगा। तो अगर मैं यहाँ पर मान लो पहली वाली इक्वेशन से इसका मान 2 रखता हूं तो ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, x का मान 2 रखूंगा तो कभी 0 नहीं बनेगा। रख कर देख लो, 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 प्लस 10 प्लस 6 20 हो गया, 0 बना क्या, इसका हल नहीं है। तो जितने भी पॉजिटिव वाले हैं वो तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकते। अब तो माइनस रख के देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ -2 रखता हूँ तीसरे वाले ऑप्शन में, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 और प्लस में 6, ये तो हो गया 4, ये गुणा होके हो गया -10 और ये हो गया 6, 6 और 4 10, 10 में से 10 घटाया 0, इसने 0 बना दिया, इसलिए ये इसका एक शून्य के, इसका हल है, इसका मूल है, इसका 0 है। ठीक, ये इसका एक हल हो गया। बोलता है इसका एक शून्य अंक है, x की घात कितनी है, 2 है, तो यानी इसके 2 हल निकलेंगे। यहां पर इसकी घात कितनी है, इसके भी 2 हल निकलेंगे। 2 में से एक आपके पास -2 है, दूसरा -3 होगा, दिया नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो शून्यंक निकालना भी सीखेंगे। अरे कहाँ गया सवाल, हाँ, आपको क्या करना है, इसका एक शून्यंक निकालना है। अब वापस से वही बात आ गई, अगर इसका शून्यंक निकालना है तो वहां पर से आपको x का मान पता होना चाहिए। एक तो फैक्टर मेथड होता है, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x अगर लिखा हुआ है तो क्या कॉमन आ सकता है, x, अंदर क्या बचा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक तो हो गया x का मान 0 और एक हो गया x प्लस 2 का मान 0, तो x का मान कितना आया, -2। तो 2 हल कौन कौन से हैं, एक तो है 0 और एक है -2, 0 एंड -2 इसके हल होंगे। ये तो मैंने सॉल्व किया है, पर मैंने क्या कहा था आपसे, अगर ये शून्यांक है, शून्यक है इसका, तो ये इसको 0 बना देगा। आप x का मान उठाओ और 2 0 रखो, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 कितना हो गया, 0 हो गया ना, 0 हो गया, तो ये इसका शून्यांक है। -2 उठाओ, -2 का स्क्वायर
प्लस 2 गुणा -2, बोलो कितना हो गया, 4 - 4, 0 हो गया ना, 0 हो गया तो ये भी शून्यांक है। हम क्यों इतना डिटेल में करने में पड़े, हमें पता है अगर वो शून्यांक है तो उसका मान इस बहुपद में रखने पर वो शून्य हो जाता है, खत्म। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको इसमें से ढूंढना है कि कौन सा वाला इसका शून्यांक है। तो अगर कौन सा वाला शून्यांक है ऐसा ढूंढना है तो पहला वाला मैंने उठाया 0, बाय ऑप्शन कर रहा हूं, 0 -0 +0 -6, ये 6 बच गया, 0 नहीं हुआ, आंसर नहीं है, आंसर नहीं है। दूसरा वाला उठाओ, -1, -1 का क्यूब, -6 इंटू -1 का स्क्वायर, +11 इंटू -1 और -6, ये हो गया -1 -6 -11 -6, सारे ही माइनस में है, जुड़ के माइनस में संख्या आ जाएगी, 6 6 12 और 12 24, ये भी 0 नहीं हुआ, ये भी इसका हल नहीं है। हट जाओ, दूसरे पे आ जाओ, तीसरे वाले पे x की जगह 1 रखते हैं, 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर +11 इंटू 1 और -6, 1 -6 +11 -6, प्लस का 1 और प्लस का 11 हो गए प्लस के 12, माइनस के 6 और माइनस के 6 हो गए माइनस के 12, 0 बन गया, यही हमारा उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, ये इसका शून्यांक है। निकालने की कोशिश भी मत करना, 3 घात का बहुपद है, जब फैक्टर पढ़ेंगे तब हम कर लेंगे, तब सीख लेंगे, अभी तो बहुपद के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। हाँ भाई, इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा इसका एक शून्यांक है। पहले वाला 0, अगर यहाँ 0 रख दिया जाए तो ये एक टर्म फिर भी बच जाएगी, बच जाएगी तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। मैं डायरेक्ट दूसरा वाला ऑप्शन अपना रहा हूं। अच्छा, एक और रखेंगे, एक इस चौथे वाले, चलो सीक्वेंस ही चलते हैं, दूसरा वाला ट्राई करते हैं। 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब +17 इंटू 1/2 +12, 1/2 मतलब होता है 1/2 का क्यूब हो गया 1/8 +17/2 और ये प्लस के 12, 2 से कट गया 4 बार, 1/4 17/2 और 12 को जोड़ोगे तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, सारे के सारे प्लस में आ रहे। यार कुछ छूट गया मेरे से, 1 मिनट रुक जाइए, मैंने गलत लिख दिया, ये वाली टर्म गायब हो गई मेरे से। 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब -13 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर +17 इंटू 1/2 और लास्ट वाला 12, बोलो कितना हो जाएगा। 2 इंटू 1/8 -13 इंटू 1/4 और +17/2 और लास्ट वाला 12, 2 से कट जाएगा 4 बार, 1/4 में से 13/4 घटाए तो -12/4, 1/4 में से 13/4 घटाया तो -12/4 प्लस 17/2 और प्लस के 12, ये हो गया 3, 3 और 12 15, 15 में से इसको घटाने पे कभी भी 0 नहीं आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा, तो ये वाला भी आंसर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। अब बचा -1/2, भाई लेंदी तो होगा पर करना पड़ेगा, है ना। 2 इंटू -1/2 का होल क्यूब -13 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, लेंदी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, अगर जल्दी कर पाओ तो बहुत अच्छा है। मैं ज़्यादा जल्दी इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि आपको बताना भी है। 17 इंटू 1/2 प्लस के 12, माइनस का 2/8 हो गया, यानी माइनस का 1/4, 13/4 प्लस के 17/2 और प्लस के 12, 13 में से इसको घटाया, यही तो लिखा है ना 17, हाँ ठीक, 13 में से इसको घटाया तो 12/4, 12/4 मतलब 3, 3 में 12 जोड़ा तो 15, 15 में से कभी भी 17/2 घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा, लास्ट ऑप्शन बचा है, यही आंसर होना चाहिए। अगर ये वाला आंसर नहीं है तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दियो, ये भी ढूंढना पड़ेगा। हाँ भाई, 2 माइनस और चौथा वाला ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं और 1 रखना है,
2 माइनस 13 प्लस 17 प्लस 12, ये तीनों, सब इसमें तो आंसर ही नहीं है, ऐसा कैसे अनर्थ हो गया? ये प्लस का, ये प्लस का और ये प्लस का, कहीं कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? एक बार चेक कर ले, एक बार चेक कर लेते हैं भी, है ना, मुझे लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। 2/8 तो हो गया 1/4, ठीक है, 12/4 मतलब 3 प्लस 17/2, 17/2 ओके है। ये माइनस का 17/2 है, यहाँ गड़बड़ हो गई भाई मेरे से, है ना, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी, ये माइनस के 17/2 है और ये प्लस के, पर फिर भी घटाने पर तो क्या ही फर्क पड़ना है, घटाने पर तो क्या ही फर्क पड़ना है, ये भी माइनस का ही है। ओहो हो, इतना घोर पाप हो गया मेरे से, हे प्रभु मुझको भी बचाना, बच्चों को भी बचाना। एक बार यहाँ से देखते हैं, ये तो हो गया माइनस के 1/4, ये हो गया माइनस के 13/4 और ये हो गया प्लस के 17/2, इससे माइनस का 1/2 गुणा होगा तो माइनस के 17/2, है ना, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये हो गया प्लस के 12, ठीक है भाई, अभी ओके ओके। 13/4 में से 13/4 1/4, इसको एक काम करो, 2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 34/4। अब ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, पर अब ये 17 नहीं, कितना हो गया 34, 34 और इसमें ये जोड़ा 14, 34 में 14 जोड़ा 28, सॉरी 48 आ गया। ये तो हो गया 34, ये हो गया 35, 35 में 13 जोड़ा 48, 48/4, लेकिन ये है माइनस का और ये है प्लस का, और 4 से भाग देंगे तो माइनस के 12 और प्लस के 12 जोड़े 0 हो गया, यही वाला आंसर है। वो मैंने गलत लिख दिया था, इसको ट्राई करने की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हालांकि अगर ट्राई किया भी होगा तो फिर भी नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा लेंदी हो गया, थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, पर तरीका ये ज़्यादा सही रहेगा। अगले पे आ जाए। निम्न में से बीजीय व्यंजक है, कौन सा वाला बीजीय व्यंजक है? ये तो अचर बहुपद है, अचर, ये शून्य बहुपद है, ये एक्स से एक्स कट गया, ये भी अचर हो गया, अचर क्यों हो गया? एक्स से एक्स कट गया, ये वाला। बीजीय व्यंजक होने के लिए आपके पास चर और अचर और उनके गुणनफल होने चाहिए, यहाँ पे केवल अचर अचर है, चर तो पावर में 0 खत्म ही हो गया, यहाँ आपके पास कह सकते हैं चर और अचर का कॉम्बिनेशन है, चर और अचर का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये वाला सबसे ज्यादा सूटेबल है। शून्य बहुपद है, शून्य बहुपद है, अचर बहुपद है, जितने भी बहुपद है सारे बीजीय व्यंजक होते हैं, लेकिन जो सबसे सूटेबल एग्जाम है, सबसे सूटेबल एग्जाम्पल है, सबसे सही सटीक जो है वो ये वाला है, इसलिए आंसर क्या आएगा? क्योंकि इसमें अपने पास अचर भी है और चर भी है, ठीक है। अगले पे आ जाओ, क्या पूछा गया है जरा ध्यान से पढ़ो, इस पूरे के अंदर कांस्टेंट टर्म कौन सी है, अचर पद कौन सा है? ये तो इसमें चर आ रहा है, इसमें चर आ रहा है, ये जो बचा यही आपके पास अचर पद है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका साइन प्लस है, ध्यान रखना। आगे y का गुणांक बताना है, y का कॉफिशिएंट, ये रहा y, और कॉफिशिएंट विद साइन लिया जाता है, विद साइन लिया जाता है तो कितना है? -3 है। और आगे आ जाओ, निम्न में से लीनियर पॉलिनोमियल, अगर बहुपद पूछ रहा है जो कि रेखिक है तो चर की घात 1 होनी चाहिए, न 1 से कम न 1 से ज्यादा। पावर 2 है, बेकार हो गया, पावर 3 है, बेकार हो गया, 1 2 3 ये भी नहीं है, ए की बचा, ए की पावर 1 और बी की पावर 1, इसलिए ये वाला क्या है आपका? अचर बहुपद है, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल है। यहां तक का आपका आज का दिन समाप्त होता है। आज अपन ने बहुपद, बीजीय व्यंजक और समीकरण के बारे में पढ़ा, उनकी घात, उनके पद क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, ये सारा पढ़ा। अगली क्लास में
लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे और लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक, फिर उसके बाद एल्जेब्रा में जो भी आइडेंटिटीज हैं सब समीकरण उन पे काम करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लास में। सी यू सून।